मैं दिखाने वाला हूं आपको वो लम्हा, जी हां वो लम्हा जब ईरान का फतह वन इसराइल के बंदरगाह हाइफा पर आकर गिरता है और वो नजारा अपने आप में बहुत खौफनाक होता है। फतह वन और दूसरे मिसाइल्स में क्या फर्क है वो आप इस वीडियो के इन चंद सेकंड से पता लगा सकते हैं। देखिए। दोस्तों, ईरान और उससे जुड़ा प्रचार तंत्र यह दावा कर रहा है कि ईरान ने इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इससे इस लड़ाई का पूरा खेल बदल गया है। दोस्तों, पूरा खेल बदल गया है। इसराइल बौखलाया हुआ है, मगर बौखलाया हुआ इसराइल और भी ज्यादा खतरनाक है। हम ये नहीं भूल सकते कि इसराइल ने ईरान के बड़े बड़े जनरल्स, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सबसे बड़ी बात उनके 90 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है। जवाब में ईरानी हमले में कम से कम जो आधिकारिक जानकारी है उसके मुताबिक 5 से 6 लोग मारे गए हैं, मगर आज दूसरी रात यह प्रहार जारी रहा और मैं आपको बतलाने वाला हूं हाइफा बंदरगाह पर जो ईरान लगातार हमला कर रहा है भारत के लिए बहुत बड़े मायने हैं। जी हां, क्योंकि हाइफा बंदरगाह में इस शख्स गौतम अडानी के स्टेक्स हैं, बहुत बड़ी हिस्सेदारी है और यकीनन यह जो हमला किया गया है इस वक्त गौतम अडानी का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा होगा और इस बारे में क्या जानकारी मौजूद है इस पर गौर किया जाए। अडानी ग्रुप का हाइफा पोर्ट में बड़ा स्टेक है। अडानी पोर्ट्स ने 2023 में हाइफा पोर्ट का 70% हिस्सा खरीदा था, करीब 1.2 बिलियन डॉलर्स में, यानी 10,000 करोड़ में। बाकी 30% इजरायली गार्डोट ग्रुप के पास है। हाइफा पोर्ट इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है और अडानी के लिए मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रैटेजिक एसेट है। यानी कि हाइफा पर हमला अडानी के लिए भी जबरदस्त नुकसान है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, हाइफा पर जो प्रहार हुआ है उसका वीडियो आपके स्क्रीन पर देखिए। हाइफा पर जब प्रहार होता है तो उसके बाद क्या नजारा था वहां पर। فرسلية نزل فرسلية هاي فوق راسي يا عيال. טוב, הם פגעו בבתי זיקוק, או ליד הבתי זיקוק. מאחורי הבתי זיקוק כל האזור שם בשנים. הם פגעו שם באזור. הכל בוער. هاي ريفينري يا شباب، الريفينري. पूरा जो स्काईलाइन है हाइफा का वो मानो थर्रा गया ईरानी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के प्रहार से। यह दूसरा वीडियो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिसमें मैं आपको हाइफा का पूरा स्काईलाइन यानी कि आसमान पर उस वक्त क्या हो रहा था, और यह प्रहार दोस्तों सिर्फ हाइफा में नहीं किया गया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं ईस्ट जेरूसलम। जी हां, ईस्ट जेरूसलम में क्या हालात थे, इंतजार कीजिएगा। वेस्ट बैंक से आम फलस्तीनी भी ये हमले देख रहा था। वो आम फलस्तीनी, जी हां, 60,000 फलस्तीनियों को इसराइल ने मौत के घाट उतार दिया था। और जब वो आम फलस्तीनी ईरानी हमले देख रहा था तो उसके मन में क्या चल रहा था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। मगर इस वक्त आप देख रहे हैं ईस्ट जेरूसलम के हालात और यहां आप देख सकते हैं किस तरह के हालात बने हुए थे इस हमले के बाद। देखा जाए। इंतजार कीजिए दोस्तों, क्या वाकई ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया? इन तमाम मुद्दों की चर्चा करेंगे। दुनिया हर गुजरते लम्हे के साथ किस तरफ से खतरे की तरफ बढ़ रहा है, अपने खुद के खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, और सिर्फ एक शख्स की वजह से, बेंजामिन नेतन्याहू, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों की वजह से यह अपने आप में निहायत ही चिंताजनक है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में आप देखिएगा कि जैसे ही ईरानी मिसाइल इसराइल की तरफ बढ़ते हैं फलस्तीनी जश्न मनाने लगते हैं, सीटियां तालियां बजाने लगते हैं। यह नजारा देखिए और उसके बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा।
كله دور كله عايشه. आपको इनकी जश्न की वजह को समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इस्राइल ने पिछले करीब 2 सालों में, करीब 1.5 सालों में 60,000 बेकसूर फलस्तीनियों को मौत की घाट उतार दिया। इसमें दो राय नहीं है कि इसमें कई हमास के कमांडर भी हैं, और हमास के कमांडर्स को मौत की घाट उतारना इस्राइल का एक तरह से अधिकार है, क्योंकि आप जानते हैं इसी हमास ने बेकसूर इस्राइलियों को अक्टूबर 2023 में मौत की घाट उतारा था। मगर आप जानते हैं कि नेतन्याहू ने तमाम हदों को पार कर दिया जब उसने बेकसूर औरतों और बच्चों को मौत की घाट उतारा था। और आज ये लोग जो जश्न मना रहे हैं उसके पीछे की वजह यह है, ये वीडियो इस बात की बानगी है। मगर आपके जहन में यह भी सवाल होगा कि जिन फतह-1 मिसाइल्स का इस्तेमाल ईरान कर रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है ये पूरी तरह से गेम चेंजर है, वो है क्या? और क्या वाकई हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, जिसका जवाब इसराइल के पास नहीं है? सबसे पहले दोस्तों, फतह-1 है क्या? आपकी स्क्रीन पर फतह-1 एक ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे ईरान ने खुद बनाया है। यह मिसाइल बहुत तेज है, ध्वनि की गति से 15 गुना ज्यादा यानी मैक 15 तक जा सकती है। इसकी रेंज करीब 1400 किलोमीटर है, मतलब यह मिसाइल बहुत दूर तक मार कर सकती है। फतह-1 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देकर टारगेट तक पहुंच सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जिससे यह फुर्ती से दिशा बदल सकती है और रोकना मुश्किल हो जाता है। सीधे शब्दों में फतह-1 एक ऐसी मिसाइल है जो बहुत तेज, दूर तक मार करने वाली और डिफेंस सिस्टम को पार करने वाली मानी जाती है। ईरान का दावा है कि इससे दुश्मन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर हकीकत यह भी है कि इजराइल के हमले जो हैं वो लगातार बने हुए हैं, और इजराइल ने न सिर्फ ईरान के तेल डिपो बल्कि उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री, तेहरान की डिफेंस मिनिस्ट्री पर प्रहार किया है। यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, इस वक्त ईरान का हर हिस्सा इस्राइल की पहुंच में है और इस्राइल मन माने अंदाज में वहां हमला कर रहा है। इसीलिए अब तक वहां पर 90 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर क्या वाकई हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, इस पर गौर किया जाए। ईरान के सरकारी मीडिया और कुछ न्यूज आउटलेट्स ने दावा किया है कि हाल ही के हमले में ईरान ने इस्राइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। खासतौर से फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम लिया गया है, जिसे ईरान ने जून 2025 में दिखाया था। उनका कहना है कि ये मिसाइलें इजराइल की डिफेंस सिस्टम को पार करने के लिए भेजी गई थी, लेकिन ये सारी बातें ज्यादातर ईरानी सोर्सेस और मीडिया रिपोर्ट्स पर ही आधारित हैं। अभी तक इस्राइल या किसी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वाकई में हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल हुई है या नहीं। ज्यादातर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के इस्तेमाल की बात की गई है, हाइपरसोनिक मिसाइल का जिक्र नहीं किया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान का दावा है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत या पक्की पुष्टि नहीं की जा सकती। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसके जवाब में इजराइल जो है
उसने ईरान के तेल डिपो पर हमला किया। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ईरान के शहरन ऑयल बेस पर प्रहार किया गया है। देखिए वीडियो जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। और इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, इस पर गौर किया जाए। इस्राएली हमलों ने तेहरान में ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट और सीएनएन के मांडो और मिशेल मैक्लेक्सी की रिपोर्ट क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। इसराइल द्वारा रात में किए गए हमलों ने तेहरान में ईरानी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को निशाना बनाया, ऐसा ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि इस हमले से मंत्रालय की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को मामूली नुकसान हुआ है। इसी इलाके में एक और हमला रक्षा मंत्रालय के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च पर भी हुआ है, तस्नीम ने बताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए और सीएनएन द्वारा जियो लोकेट किए गए वीडियो में हमले के बाद का नजारा दिखता है, जिसमें धुआं साफ तौर पर उठता नजर आ रहा है। मगर दूसरी तरफ ईरान यह दावा कर रहा है कि बेशक शहरन तेल डिपो पर हमला किया गया है, मगर इसका ज्यादा नुकसान ईरान को नहीं हुआ है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह है इस्राएल का रेहोवोट इलाका। यह वो जगह है जहां पर ईरान ने हमला किया। पूरा जो इलाका है आग से धू-धू हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह है रेहोवोट का वीडियो, और यहां पर एक बैलिस्टिक या जैसा कि ईरान दावा कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले से यह पूरा इलाका किस तरह से आग से धू-धू कर रहा है। और दूसरी तरफ तेल अवीव में अफरा तफरी मची हुई है दोस्तों। तेल अवीव के क्या हालात हैं और वहां पर सुरक्षा बल किस तरह से हालात को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। עוד זירה מאחורי בת ים, זה הבניין השבור. כל פה שבור מנופץ וסריקות. כל מי שיש כלב גב, להגיע ולפתוח אותו כאן. כל מי ש... इसके अलावा समानांतर स्तर पर कूटनीति लगातार कमजोर होती जा रही है दोस्तों। सही सुना आपने, कूटनीति बुरी तरह से कमजोर हो गई है। जो न्यूक्लियर टॉक्स अमेरिका और ईरान में होने वाले थे वो रद्द हो गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि पुतिन और वो दोनों चाहते हैं कि हालात जो हैं वो काबू में आ जाएं और इसराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध शुरू हो गया है वो खत्म हो जाए। मगर ट्रंप खुद जानते हैं कि इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं सबसे शॉकिंग बात और चिंताजनक बात, न्यूक्लियर टॉक्स जो हैं वो रद्द हो गए हैं आपके स्क्रीन पर। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कहा कि रविवार को होने वाले अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता का अगला दौर आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस रविवार को मस्कट में होने वाली ईरान अमेरिकी वार्ता अब नहीं होगी, लेकिन कूटनीति और बातचीत ही स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखना अनुचित है। ओमान दोनों देशों यानी अमेरिका और ईरान के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता को लेकर मध्यस्थता कर रहा है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से बौखला गए। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो ईरान की जनता ने देखा या जिस तरह से हमने ईरान पर प्रहार किया है, जिसमें उनके जनरल्स को मार दिया, हमने उनके परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया, उनके आम लोगों को मारा, ये तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आने वाले दिनों में ईरान जो देखने वाला है वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। सुनिए हिब्रू में क्या कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। בזמן הקרוב ביותר אתם תראו את מטוסי ישראל, את חיל האוויר של ישראל, הטייסים שלנו, מעל שמי טהרן. אנחנו נפגע בכל אתר, בכל מטרה של משטר האייתולות, ומה שהם הרגישו עד עכשיו הוא כאין וכאפס
למה שהם ירגישו תחת נחת זרוענו בימים הקרובים. और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया के नाम संबोधन में अंग्रेजी में यह भी कहा कि आज जो मैं जंग लड़ रहा हूं वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, ये जंग मैं पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा हूं, यूरोप के लिए लड़ रहा हूं, अरब देशों के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि ईरान से बचाना बहुत जरूरी है। ये वही ईरान है जिसने दुनिया भर में अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया, अमेरिकी नागरिकों को मारा और दुनिया भर में अस्थिर हालात पैदा किए। इसलिए दुनिया को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, सुना जाए। Today, Israel is defending freedom in the Middle East and beyond. We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us and wants to build ballistic missiles, including intercontinental ballistic missile, to be able to threaten anyone and everywhere in the world. By defending ourselves, we're also defending others. We're defending our Arab neighbors, our Arab friends in peace. We're defending Europe. We're helping defend also the United States, which helps us all the time in our defense. This is an important mission. Right now, the Iranian regime is bombing our civilian neighborhoods while we are targeting the terrorists. Now, this is not new. They've tried to assassinate President Trump twice. They bombed American embassies. They killed 241 Marines in Beirut. They killed and injured thousands of Americans with their IEDs in Iraq and Afghanistan. दोस्तों, आने वाले दिनों में रूस और चाइना, इन दोनों की भूमिका बहुत अहम होने वाली है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि रूस और चाइना दोनों इस्राएल का विरोध कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि इस्राएल को इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए था। रूस और चीन लगातार सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर संघर्ष बढ़ जाता है तो आने वाले दिनों में हम रूस और चीन दोनों का दखल देंगे और मैं आपको बताता हूं क्यों। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा कि यूक्रेन और रूस में जो संघर्ष चल रहा है, यूक्रेन को नेटो या ये कहा जाए अमेरिका पूरी मदद दे रहा है रूस के खिलाफ। अब रूस बदला लेना चाहेगा। रूस और चीन ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते जिसमें वो अमेरिका और उनके सहयोगी और यहां पर इस्राएल उनकी नाक जमीन पर ना रगड़े। सरल शब्दों में, अगर ये हालात बेकाबू हो जाते हैं तो इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि रूस और चीन ईरान के पक्ष में उतरेंगे। मध्य पूर्व में कई देश इस्राएल के खिलाफ खड़े होंगे अगर हालात बेकाबू हो जाते हैं। और इस बारे में अल जजीरा क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। ईरान ने इस्राएल के कई हिस्सों में, जिसमें हाइफा बंदरगाह भी शामिल है, मिसाइलें दागी। जब इस्राएली सेना ने ईरान में आम लोगों और ऊर्जा से जुड़ी इमारतों पर बमबारी की। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कहना है कि उन्होंने इस्राएली ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जबकि इस्राएली इमरजेंसी सर्विसेज ने बताया कि इन हमलों में देश के उत्तरी हिस्से में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान के शहरान ऑयल फैसिलिटी में लगी भीषण आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि इस्राएली हमलों में पिछले 2 दिनों में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई है, 800 लोग घायल हैं। अब यहां पर गौर कीजिए दोस्तों, जिसका जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों मानते हैं कि इस्राएल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई खत्म होनी चाहिए। ईरान ने अमेरिका के साथ 6ठे दौर की परमाणु वार्ता रद्द कर दी है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, इस्राएल के लगातार हमलों के चलते अब बातचीत रखने का कोई मतलब नहीं रह गया है। क्या बताया था कुछ देर पहले मैंने आपको? ट्रंप को इस बात का डर सता रहा है कि अगर यह संघर्ष बढ़ जाता है, अगर ईरान पर इस्राएली हमले बढ़ जाते हैं और ईरान को नुकसान होने लगता है, तब इस युद्ध में प्रवेश करेंगे रूस और चीन। और उनका मकसद सिर्फ इस्राएल की नाक जमीन पर रगड़ना नहीं है। मध्य पूर्व में जहां जहां अमेरिकी बेसेस हैं, उन्हें भी टारगेट किया जाएगा रूस और चाइना की मदद से। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, ईरान के 3 ऐसे बेसेस हैं जहां पर परमाणु तैयारी चल रही है। और इस बात का जिक्र IAEA ने किया, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एजेंसी ने किया कि इस बात को लेकर ईरान बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है। कल्पना कीजिए, जब ईरान बौखला जाएगा, जब इस्राएल लगातार हमले करता रहेगा, तब ईरान क्या करने वाला है खुद को बचाने के लिए?
दुनिया इसके लिए कतई तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात हम यह भी नहीं भूल सकते हैं कि खुद ट्रंप ने क्या कहा था। ट्रंप ने यह कहा था कि अगर मुझ पर खरोंच भी आई तो मैं दुनिया के नक्शे से ईरान को हटा दूंगा। याद है कि नहीं आपको? फिर से सुनिए उन्होंने क्या कहा था जब वो राष्ट्रपति बने थे। When you said if they do it they get obliterated, just to be clear, you're talking about if Iran made an attempt on your life. Yeah, that would be called total obliteration. कहने का अर्थ क्या है? दुनिया पर हुकूमत ऐसे लोग कर रहे हैं जो मैच्योर नहीं है, जो परिपक्व नहीं है, जिनका दिमाग नहीं चलता, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे वो ट्रंप हो। हर तरफ यही दिखाई दे रहा है दोस्तों, और ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है, क्योंकि जिन लोगों की सोच तानाशाह वाली होती है, जिन लोगों की सोच ऐसी होती है जिसमें अहंकार भरा होता है, जो तर्क नहीं देखते हैं, वो इसी तरह से न सिर्फ खुद को बल्कि दुनिया को खतरे की तरफ ढकेल देते हैं। और यही बात बेंजामिन नेतन्याहू लगातार कर रहे हैं। अमेरिकी डेमोक्रेट है बर्नी सैंडर्स, उनका बयान भी सामने आया कि आखिर दुनिया बेंजामिन नेतन्याहू के युद्ध की कीमत क्यों चुकाए। और इनकी बात बहुत मायने रखती है। बर्नी सैंडर्स ये बात क्यों कह रहे हैं? बर्नी सैंडर्स का कहना है कि इस वक्त चाहे गजा हो, चाहे लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, या फिर अब ईरान, हर तरफ युद्ध किसने छेड़ा? इस्राएल ने छेड़ा। आखिर दुनिया इसकी कीमत क्यों चुकाए? क्योंकि कहने को नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि भाई हम दुनिया को ईरान से बचाना चाहते हैं, वो ईरान जो खामोश है, वो ईरान जो कुछ नहीं कर रहा है। मगर आप जानते हैं जब एक व्यक्ति पर आप लगातार हमला कर रहे हैं तो आप न सिर्फ उसे कुछ एडवेंचरस करने के लिए उकसा रहे हैं, कुछ खतरनाक करने के लिए उकसा रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल रहे हैं। और यह बात सबको दिखाई दे रही है, जो अपने आप में निहायत ही चिंताजनक है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।